हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम जिस सेक्टर के दो स्टॉक्स बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उस सेक्टर ने पिछले एक साल में बहुत डिफरेंट ट्रेंड दिखाया है। पिछले एक साल से लगभग हर एक स्टॉक की जो इस सेक्टर में ऑपरेट करता है उसकी खतरनाक पिटाई हुई है। हाउएवर, ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक्स इन दिस सेक्टर हैव शोन रिमार्केबल ग्रोथ। यानी सभी स्टॉक्स ने ग्रोथ दिखाई है लेकिन स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्या रीजन है? रीजन नंबर 1, पिछले 2 साल में इन सभी स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी। अनाप शनाप वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे। रीजन नंबर 1 और सबसे बड़ा रीजन। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन नंबर 2 है, वो है नैरेटिव। पिछले एक साल में जितनी भी कंपनियां आईटी स्टॉक्स में डील करती हैं या किसी तरीके से आईटी कंपनीज से रिलेटेड है, उन सभी स्टॉक्स की पिछले एक साल में बहुत खतरनाक तरीके से पिटाई हुई है। क्योंकि एक एआई का नैरेटिव क्रिएट हुआ है कि एआई आईटी सेक्टर को बुरी तरह डिसरप्ट कर देगा, और मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूं। पर क्या एआई पूरे आईटी सेक्टर को खत्म कर देगा, बंद कर देगा? मुझे ऐसा लगता है ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 साल के बाद हम देखेंगे ना पीछे मुड़ के, तो हम पाएंगे कि एआई ने इनफैक्ट बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट की है, डिफरेंट सेक्टर्स में की है, डिफरेंट कंपनीज के लिए की है। लेकिन आईटी सेक्टर एज अ होल एआई की वजह से बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करने वाला है। हाँ, यह प्रश्न चिन्ह है कि इस एआई की वॉर में विनर कौन होगा, वो हम आज गेस नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि 10 साल के बाद एआई का जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो कौन कंपनी होगी। लेकिन यह बात ऑलमोस्ट श्योर है कि एआई के विनर्स निकल के आएंगे, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, डिफरेंट तरीके की जॉब्स होंगी, लेकिन होंगी जरूर। इस एआई के ट्रेंड में एक ऐसा सेक्टर निकल के आता है जो कंपनी एग्नोस्टिक है, यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस कंपनी को एआई से बेनिफिट होता है। अगर जितनी भी कंपनीज को एआई से बेनिफिट होता है तो ये सेक्टर की कंपनीज जरूर बेनिफिट करने वाली हैं। मैं बात कर रहा हूं फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस कंपनीज की। कंपनीज लाइक वीवर्क, स्मार्ट वर्क्स, ऑफिस, इंडीक्यूब और बहुत सारी कंपनीज जो आज के दिन में अनलिस्टेड स्पेस में काम कर रही हैं। ये वो कंपनी है जो इंडिया के अंदर जीसीसी आ रहे हैं और इंडिया के अंदर जितनी भी आईटी आईएस कंपनीज हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी उनके लिए रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑफिसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ये कंपनीज इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं अगर आईटी स्पेस एक्सपेंड करता है तो, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हमें नजर आ रहे हैं। पूरा स्पेस ऑलमोस्ट 12 से 15% पे ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर आज के दिन में। इसीलिए सभी कंपनीज पिछले लास्ट 1 ईयर से बहुत खतरनाक ग्रोथ दिखाई जा रही है। इंडिया के अंदर जो जीसीसीज आ रहे हैं, हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 25 से 30 जीसीसीज जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो इंडिया में सेटअप हो रहे हैं। इन सभी जीसीसीज को स्पेस कौन प्रोवाइड करवा रहा है? यही फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस कंपनीज। तो ये जितनी भी फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस कंपनीज है ना, ये इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है आईटी आईएस रेवोल्यूशन और जीसीसी रेवोल्यूशन हमारे चारों तरफ जो हमें आज के दिन में नजर आ रहा है उसका। और इस सेक्टर की पिटाई क्यों हुई? क्योंकि पूरे आईटी सेक्टर की पिटाई हो रही थी। लेकिन डिस्पाइट पिटाई इन सभी कंपनीज में ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नजर आ रही थी। हम इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में फोकस करेंगे 2 बिजनेसेस के ऊपर। नंबर 1 इज ऑफिस एंड सेकंड इज स्मार्ट स्पेस। दोनों कंपनीज का डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको कि फंडामेंटली वैसे तो दोनों कंपनी एक ही सेक्टर में काम करती हैं, लेकिन फंडामेंटली जो इनका बिजनेस मॉडल है ना वो टोटली डिफरेंट है। इसलिए इनके जो रिटर्न मैट्रिक्स है वो हमें डिफरेंट नजर आएंगे। वैल्यूएशंस भी दोनों कंपनीज की डिफरेंट है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक को मत खरीदिएगा। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज के दिन ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस की हमें जरूरत पड़ी ही क्यों? जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट लीजिंग का बिजनेस था उसमें समस्याएं क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है एक्स जो अमेरिका से आई है, वो इंडिया में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सेटअप करना चाहती है। 300 आदमियों की टीम वो यहां पर हायर करना चाहती है। तो उस कंपनी के पास ट्रेडिशनली क्या ऑप्शंस होंगे? सबसे पहले वो कंपनी एक ब्रोकर के पास जाएगी और ब्रोकर को कहेगी कि भाई हमें ना एक काम कीजिए, 300 आदमियों की सीटों वाला एक ऑफिस किराए पे दिलवा दीजिए।
ब्रोकर किसी हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल के पास जाएगा, किसी लैंडलॉर्ड के पास जाएगा और उससे उनकी सांठगांठ करवा देगा। अब वो लैंडलॉर्ड क्या कहेगा? वो लैंडलॉर्ड इस एक्स कंपनी को कहेगा कि हम आपके साथ 5 साल की या 10 साल की लॉन्ग लीज करेंगे। ठीक है भाई। उसके अलावा जो हमारा ऑफिस है ना, उसमें 300 लोगों की बैठने की जगह नहीं है, वहां पर 500 लोगों की बैठने की जगह है। अब ये कंपनी सोचती है कि भाई मुझे वैसे तो 300 ही सीट चाहिए आज के दिन में, लेकिन अगर मुझे अपने इंडियन ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े तो हो सकता है मुझे कल को 500 सीट्स की भी जरूरत पड़ जाए। तो एक काम करता हूं, आज के दिन में ये 500 सीट वाला ऑफिस में किराए पे ले लेता हूं। वैसे भी किराए पे घर लेना या ऑफिस लेना इन कंपनीज के लिए भी उतना ही मुश्किल और टीडियस काम है जितना आप और हम जैसे लोगों के लिए है। ठीक है, तो वो कंपनी मान लेती है कि मैं लॉन्ग टर्म की लीज कर लेती हूं 10 साल की, और आज के दिन में मैं 500 सीट वाला ऑफिस ले लेती हूं। आज के दिन में उनके पास सिर्फ 300 एम्प्लॉइज है, लेकिन वो 500 सीट वाले ऑफिस का पे कर रहे हैं रेंट, यानी ज्यादा रेंट कर रहे हैं पे, इस उम्मीद में कि आज से 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जब वो उस ऑफिस में घुसते हैं उस समय इस एक्स कंपनी को ऑफिस का सारा काया पलट करवाना पड़ेगा, यानी फिट आउट करवाना पड़ेगा, उनको जिम्स बनाने पड़ेंगे, कैफेटेरिया बनाने पड़ेंगे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना। ये सारी सिरदर्दी 2 से 3 महीने से 6 महीने ले सकती है। 6 महीने में वो ऑफिस कहीं जाके तैयार होगा, आपको अपने हिसाब से फर्नीचर भी सेटअप करना है। तो इस कंपनी को, एक्स कंपनी को क्या मिला? इसको ज्यादा रेंट देना पड़ा, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ज्यादा लंबे समय के लिए रेंट देना पड़ेगा। कल को कोविड आ गया और सब कुछ रैंप डाउन करना पड़ गया तो इनको लीज का नुकसान भरना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो इनकी कोर कंपिटेंसी नहीं है, अपने रियल एस्टेट को संभालना, अलग अलग एजेंसीज से अपना जो ऑफिस है उसको मेंटेन करवाना, ये सारा खर्चा करना पड़ेगा। इस सब की वजह से इस एक्स कंपनी की जो कोर कंपिटेंसी है, जो उनका खुद का धंधा है, उस पर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर एंट्री होती है हमारे फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसिस की। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसिस क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड्स के पास जाते हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि अपनी बिल्डिंग मुझे 10 साल के लिए किराए पे दे दो। अब आपको कोई भी मतलब नहीं है कि इसके अंदर कौन बैठ रहा है, और मैं इस बिल्डिंग को पहले तो रेनोवेट करूंगा, फिट आउट करूंगा, उसके बाद डिफरेंट अलग अलग कंपनीज को रेंट पर दे दूंगा, लीज पर दे दूंगा, और छोटी छोटी लीज पर, 3 साल की लीज, 4 साल की लीज, 5 साल की लीज पर। बहुत फ्लेक्सिबल। आज तुम्हारे 300 एम्प्लॉइज है, कल अगर तुम्हारे 600 एम्प्लॉइज हो जाएंगे तो मैं आपको 3 कमरे और दे दूंगा। ठीक है, जितनी भी सरदर्दी है, ऊपर की सरदर्दी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पानी का बिल है, जितनी भी यूटिलिटीज की भड़क है, जितनी भी टेंशन है, वो सारी ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस वाली कंपनी अपने सर के ऊपर ले लेगी। जो एक्स कंपनी है उसके पास एक सिंगल बिल आएगा। ये प्लग एंड प्ले वाली फीचर है। जिस दिन आपको काम धंधा शुरू करना है उस दिन आ जाओ, उस दिन आपको जगह मिल जाएगी, आपको कॉमन एरिया मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, कैफेटेरिया मिल जाएगा, उनको भी धड़ल्ले से यूज करो आप, किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, बस उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये प्लग एंड प्ले की फीचर के लिए जो लैंडलॉर्ड से आपने जिस रेंट के ऊपर वो बिल्डिंग ली है ना, आप आगे सबलेट जब करते हो तो उसका रेंट बढ़ा देते हो, है ना। यहां पर आपने 100 रुपए के रेंट पे ली है ये जगह, तो आपने जो आगे जो रेंट जो जनरेट किया है वो 200 रुपए का किया है, 50 रुपए का आपका खर्चा आ गया और 50 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। तो बहुत एसेट लाइट बिजनेस है। कंपनीज एसेट ओन नहीं करती, हाँ वो लंबी लीज जरूर करती हैं। 10 साल की लीज कर दी, आज ऑक्यूपेंसी सपोज कर लो वहां की 80% है, 80% सीटें भरी हुई हैं, बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया पैसा कमाती है। लेकिन सपोज कीजिए कोविड आ गया और सभी कंपनी फ्लेक्सिबल लीज होने की वजह से भाग गई, तो वो रिस्क किसका है? वो रिस्क फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस कंपनी का है। जब तक इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब कुछ किराए पे धंधे जल्दी जल्दी चढ़ रहे हैं, तब तक सब चंगा सी। लेकिन जिस दिन डाउन टर्न आ गया, जो लैंडलॉर्ड है वो तो कहेगा भाई मुझे तो फिक्स रेंट चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, है ना। उस दिन इस कंपनी को लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट थीसिस है ना, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो पॉजिटिव है। ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 80-90% के आसपास है। जितनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी होगी उतनी ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज ये कंपनीज कमाएंगी। यहां पर अब हम बात करने वाले हैं 2 बिजनेसेस की, ऑफिस और स्मार्ट वर्क्स। दोनों ही कंपनी इस फ्लेक्सिबल लीज वाली मार्केट में, वर्क स्पेस वाली मार्केट में काम करती हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 2 डिफरेंट तरीके की लीज के मॉडल। पहला लीज का मॉडल है स्ट्रेट लीज, जो स्मार्ट वर्क्स करती है। स्मार्ट वर्क स्ट्रेट लीज मेथड करती है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद है ऑफिस।
ऑफिस काम करती है मैनेज्ड एग्रीगेशन पे, एमए मॉडल पर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझाता हूं क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया कि लैंडलॉर्ड के साथ हमने एक डील कर ली। स्मार्टवर्क्स लैंडलॉर्ड के पास जाता है और कहता है कि 10-15 साल के लिए ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, ये मुझे दे दीजिए और मैं आपको हर साल 100 रुपए के आसपास का रेंट दूंगा। सेट। उसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर जितना भी खर्चा होता है, फिट आउट का खर्चा होता है, वो सारा खर्चा स्मार्टवर्क्स खुद करता है। यूजुअली ये 1350 रुपीज पर स्क्वायर फीट उस बिल्डिंग को मॉडिफाई करने के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, इन्होंने बड़ी सी बिल्डिंग पूरी किराए पे ले ली और जितने भी कॉमन स्पेसेस है वो खुद डेवलप करते हैं। जिम्स खुद डेवलप करते हैं, कैफेटेरियाज खुद डेवलप करते हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद मेंटेन करते हैं। और इस पूरी बिल्डिंग को स्मार्ट स्पेस बड़े बड़े कैपेबिलिटी सेंटर्स को लीज पर दे देता है। रिमेंबर, बड़े बड़े कैपेबिलिटी सेंटर्स को स्मार्ट स्पेस की कोशिश रहती है कि वो एटलीस्ट 300 सीट वाली कंपनी को तो जगह दे ही दे, है ना। इनफैक्ट इनके 38-39% के आसपास जो क्लाइंट्स है ना, उनकी सीट्स 1000 से ज्यादा हैं और ऑलमोस्ट 60 या 70% के आसपास जो इनके क्लाइंट्स हैं, उनकी जो एवरेज सीट्स हैं वो 300 से ज्यादा है। तो इनका जो एवरेज लीज पीरियड है ना, वो भी बहुत लंबा है। यूजुअली 3 साल, 4 साल, 5 साल की लीज करते हैं ये बड़े बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के साथ। इसके अलावा एक बड़ी चीज यहां पर देखने की है कि जब भी ये किसी बिल्डिंग को लीज पर लेते हैं ना, तो उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है ना। आप पहले कैपेक्स कर रहे हैं और उसके बाद अगले 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में उस कैपेक्स का बेनिफिट कमा रहे हैं। समझ गए? तो कैपिटल हैवी आप बिजनेस हो जाते हैं। उतने कैपिटल हैवी नहीं जितने कैपिटल हैवी शायद होटल्स है, क्योंकि आप पूरी बिल्डिंग को ओन नहीं करते, लेकिन वहां पर जो खर्चा किया है, फर्नीचर लगाने का खर्चा किया है या फिट आउट से खर्चा किया है, वो तो आप खुद कर रहे हैं ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी के अंदर ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ता है, सपोज कीजिए आज के दिन में उस बिल्डिंग के अंदर 50% ही सीट्स ऑक्यूपाइड है, तो वो आपका जितना भी रेंट आप लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो उसको क्रॉस आउट कर देता है, यानी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, है ना। सपोज कर लो आप 60% ऑक्यूपेंसी के ऊपर इवन आउट हो जाते हो, लेकिन जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी 60 से 70% जाती है, 70 से 80% जाती है, 80% से 90% जाती है, वो सारा जो कैश फ्लो है ना, वो आपके P&L पे बॉटम लाइन में नजर आएगा। यानी आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज का भयंकर फायदा मिलने लग जाता है ना। आप कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो, लेकिन अगर साइकिल आपके फेवर में चल रही है तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होता है। आपके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत रैपिडली एक्सपेंड होते हुए नजर आते हैं अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। एक और फायदा है, ज्यादा ऑक्यूपेंसी की वजह से जो कॉमन एरिया है, जिम है या कैफेटेरियाज है, उनके अंदर फुटफॉल्स भी ज्यादा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कमाइयां ज्यादा होने लग जाती हैं। इसके अलावा आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, एटलीस्ट 300 सीट्स वाले क्लाइंट्स हैं। तो वो अगर आपके पास एक बार आ गए तो कोशिश ये करते हैं कि उनको आहिस्ता से जाना ना पड़े, है ना। अगर छोटा क्लाइंट है, सपोज कर लो 5 या 10 सीट वाला क्लाइंट है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपने ऑफिस को बदल सकता है, क्योंकि ऑफिस को चेंज करने की कॉस्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो बड़े ऑफिस हैं वो स्टिकी क्लाइंट्स हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक आपके पास रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बिजनेस मॉडल है ऑफिस जो परफॉर्म करता है, वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। उस मॉडल को कहते हैं मैनेज्ड एग्रीगेशन या प्रॉफिट शेयरिंग वाला मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, जब ऑफिस किसी भी लैंडलॉर्ड से किसी बिल्डिंग को किराए पे लेती है ना, तो उनको यूं कहती है कि इसके अंदर जो फिट आउट का हम खर्चा करेंगे ना, जो कैपेक्स हम करने वाले हैं, वो हम लैंडलॉर्ड के साथ शेयर करेंगे। यानी अगर उस बिल्डिंग को ठीक करने में आज के दिन में मान लो 2000 रुपए लगने हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो आपको 1000 रुपए आपका लैंडलॉर्ड पे कर रहा है और 1000 रुपए हम पे कर रहे हैं। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, यानी आपने जो अपने एसेट्स है ना, वहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया इनिशियली, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा नजर आती है। हाँ, आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है तो उस ऑपरेटिंग लेवरेज का कुछ बेनिफिट लैंडलॉर्ड को होगा और कुछ बेनिफिट आपको होगा। आप 100% ऑफ द प्रॉफिट, या सपोज कीजिए रेंट कल को रिवाइज हो जाता है, आज 100 रुपए का रेंट ले रहे हैं हम एंड क्लाइंट से और वो बढ़ के 200 रुपए हो जाता है, इसका पूरा फायदा स्मार्टवर्क्स को तो पूरा फायदा हो जाता है 100 रुपए का, लेकिन यहां पर ऑफिस को पूरा फायदा नहीं होगा। ये 100 रुपीज जो इसने एक्स्ट्रा रेंट कमाया है उसका कुछ परसेंट लैंडलॉर्ड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा।
लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि कैपिटल आपने एम्प्लॉय ही कम किया है, डिनोमिनेटर फैक्टर कम है। समझ गए मजेदार बात? तो होता क्या है, जो मैनेज्ड एग्रीगेशन है ना, जो प्रॉफिट शेयरिंग वाला मॉडल है, ये मॉडल खासकर जब बहुत अच्छा काम करता है, जब पूरी मार्केट साइकिल आपके फेवर में नहीं होती, रेंट घट रहे होते हैं या ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा नहीं हो रही, तो जो नुकसान में साझेदारी करेगा वही तो फायदे में साझेदारी करेगा। नुकसान में साझेदारी लैंडलॉर्ड करेगा, फायदे में भी साझेदारी लैंडलॉर्ड करेगा। या एक और बहुत बड़ा फायदा है, आपके पास कैपिटल बची हुई है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की, कैपिटल लाइट बिजनेस है, जिसकी वजह से आप नए नए शहरों में जाके अपने ऑफिसेज को, अपने बिजनेसेस को और भी ज्यादा रैपिड स्पीड से एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑफिस इनफैक्ट इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंडेड सेंटर्स वाला बिजनेस है फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में, समझे? और आप टीयर 2 और टीयर 3 में भी जा सकते हैं, जहां पर आपकी डिमांड की गारंटी नहीं होती है ना, क्योंकि आपका आधा रिस्क आपका लैंडलॉर्ड ले रहा है। 60 या 70% के आसपास जितनी भी इनकी लीज है वो मैनेज्ड लीज है ऑफिस की, कुछ लीजेस इनकी स्ट्रेट लीज भी है, ठीक है। इवन जो स्मार्ट ऑफिस वाला बिजनेस है वो भी कोशिश कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम मैनेज्ड एग्रीगेशन में भी जाएं, ठीक है। तो मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आती है कि अगर साइकिल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत बड़े बड़े रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, तो चांसेस ये हैं कि स्मार्ट वर्क्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, उनके मार्जिन हमें ज्यादा अच्छी तरह एक्सपेंड होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर साइकिल अच्छा परफॉर्म नहीं करती, ऑक्यूपेंसी लेवल सिर्फ 60%, 70% या 75% तक रह जाते हैं, तो उस केस में ऑफिस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं। इसके अलावा ऑफिस की जो क्लाइंटल है ना, वहां पर छोटे क्लाइंट्स भी बहुत ज्यादा है ना, जो एवरेज लीज टाइम है ना इनका, वो भी स्मार्ट वर्क से कम है। ये स्टार्टअप्स के साथ भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, है ना, 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट्स वाले भी क्लाइंट है। हालांकि ऑफिस का बिजनेस मॉडल भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं फोकस करने की जीसीसीज के ऊपर, ताकि बड़े क्लाइंट्स आए, बड़े क्लाइंट्स आएंगे तो बड़ी लीज आएगी, रेवेन्यू स्टिकीनेस आएगी, है ना। रेवेन्यू स्टिकीनेस का जो बेनिफिट है वो स्मार्ट वर्क्स के साथ है। ऑफिस के साथ क्या बेनिफिट है? प्रॉफिट शेयरिंग का और लॉस शेयरिंग का एग्जांपल, है ना। उनको बाय बेनिफिट जब होगा जब साइकिल नीचे जा रही होगी या फिर फ्लैटिश होगी। एवरेज जो लीज का टेन्योर है वो ऑफिस के अंदर 36 मंथ्स के आसपास है और स्मार्ट वर्क्स के अंदर लगभग 48 मंथ के आसपास है ना। 3 साल और 4 साल की एवरेज है, इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टिकीनेस है। अच्छा, इसके अलावा ना ऑफिस को एक और नुकसान भुगतना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस का अपने लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है, तो वो लैंडलॉर्ड इन्वेस्ट करता है आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज के ऊपर भी, यानी जो आपके कॉमन एरियाज है उसके अंदर भी। तो कॉमन एरियाज को बहुत ज्यादा मोनेटाइज ऑफिस नहीं कर पाता, इसीलिए ऑफिस की जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है ना, वहां पर आपको मार्जिन्स कम नजर आएंगे और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग भी नजर आएंगे, है ना। लेकिन स्मार्ट वर्क्स पूरी बिल्डिंग ओन करता है ना, जो कॉमन एरियाज है वो भी ओन करता है, वहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज जितनी भी बेनिफिट होती है, जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है वो बेनिफिट भी उनको मिलता है ना। तो जो वैल्यू एडेड सर्विसेज स्मार्ट वर्क्स की है वो कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो ऑफिस की वैल्यू एडेड सर्विसेज है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत 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 अच्छी नहीं है, और जितने भी एनालिस्ट हैं उनको खासकर कौन कौन से बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसीलिए कंपनी कोशिश भी कर रही है शायद फ्यूचर में इस सेगमेंट को पूरी को डाइवर्स कर दे। बस इतनी सी बात है। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि स्ट्रेट लीज क्या होती है, मैनेज्ड एग्रीगेशन क्या होती है, तो आपको ये धंधे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों धंधों के अलावा और भी अगर आप वीवर्क्स का धंधा समझोगे तो वो भी बहुत आसानी से समझ पाओगे। स्मार्ट वर्क्स का जो 90% बिजनेस है वो इनका रेंट से आता है, बचा हुआ 10% जो बिजनेस है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज से आता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ काम करती हैं। रिमेंबर, वैल्यू एडेड सर्विसेज में आप क्या कर रहे हैं कि आप जो नए जीसीसीज आ रहे हैं ना, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी देख रहे हैं, उनकी टैक्सेबल जो टैक्सेशन वाली रिक्वायरमेंट्स है उनको भी कैटर कर रहे हैं। उनके लिए अगर कोई नए ऑफिसेज बना रहे हैं तो वहां पर भी आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जिसकी वजह से जितना भी आपको टेक रेट मिलता है ना वो सारा आपके ईबिटा में नजर आता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे वैल्यू एडेड सर्विसेज अच्छा परफॉर्म करती हैं आपका ईबिटा एक्सपेंड होता हुआ नजर आता है। तो स्मार्ट वर्क्स के केस में वैल्यू एडेड सर्विसेज आर एक्चुअली वैल्यू एडेड फॉर द बिजनेस, है ना। लेकिन ऑफिस के केस में ऐसा नहीं है। पहली बात तो ऑफिस का जो 80% रेवेन्यू आता है वो आता है इनके रेंट वाले बिजनेस से, जो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। मैनेज्ड एग्रीगेशन है, बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, आरओसीई बहुत अच्छा है। लेकिन जो बचा हुआ 18-20% का बिजनेस है जहां पर ये डिजाइनिंग और बिल्डिंग करते हैं, वहां पर इनके बहुत बढ़िया मार्जिन्स नहीं बनते, ठीक है। तो ऑफिस के बिजनेस में ये चीज और ये समस्या को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर लेता हूं। सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर दोनों ही कंपनीज में कैपेसिटी एक्सपेंशन है।
कंपनी कितनी नई सीट्स, कितना स्क्वायर फीट एरिया अपनी अंदर ऐड कर रही है हर साल, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो करेगा। जो स्मार्ट वर्क्स का प्रोजेक्शन है वो हर साल 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया ऐड करने का है। आज के दिन में इनके पास लगभग 10 मिलियन स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो हर साल ये 25 से 30% अपनी टॉप लाइन ग्रो करने वाले हैं, विच इज अ ह्यूज ग्रोथ, है ना। 25-30% ग्रोथ करने वाली कहां मिलती है कंपनियां, हमको नहीं मिलती। लेकिन ये कंपनी पिछले पूरे साल में दिखाया है कि 25-30% से ग्रो कर सकती है। इसके अलावा जो वैल्यू एडेड बिजनेसेस है वो 30 से 35% से ग्रो कर रहे हैं विद बेटर मार्जिन्स, है ना। तो ग्रोथ यहां पर बिल्कुल भी इशू नहीं है। इसके अलावा जो ऑफिस का बिजनेस है वहां पर मैनेजमेंट पहले तो क्लेम कर रही थी कि हम 30% से ग्रो करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट सिर्फ 20-22% ही ग्रोथ दिखा पाई है और फ्यूचर की गाइडेंस भी यही दे रही है कि हम 20-22-25% के आसपास ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिमेंबर, यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है क्योंकि कैपिटल लाइट बिजनेस है। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ दोनों ही कंपनी 20% से ज्यादा की क्लेम कर रही है कि हम फ्यूचर में 2 साल में 3 साल में दिखाते रहेंगे। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ फिगर है उसकी बात करते हैं, वो है ऑपरेटिंग लेवरेज। यानी कंपनी के फ्यूचर में जाते जाते जो मार्जिन्स हैं वो बहुत रैपिडली एक्सपेंड होने वाले हैं। दोनों ही कंपनीज के सबसे ज्यादा किसके एक्सपेंड होंगे, स्मार्ट वर्क्स के या ऑफिस के? एग्जैक्टली स्मार्ट वर्क्स के, क्योंकि स्मार्ट वर्क्स की जैसे जैसे जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, वो सारी जो इंक्रीज्ड ऑक्यूपेंसी है वो उनकी बॉटम लाइन पे नजर आएगी, क्योंकि कंपनी के जो फिक्स एक्सपेंडिचर है उनको तो ऑलरेडी जो आज की ऑक्यूपेंसी है वो इवन आउट कर रही है। यहां पर मैं आपको समझाता हूं मैच्योरिटी का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग आपने किराए पे ली ना, वो डे 1 से 100% ऑक्यूपाइड नहीं होती, उसको लगभग 12 महीने यानी 1 साल लग जाता है पूरी 80% के आसपास ऑक्यूपाई होने के अंदर, 1 साल लग जाता है। इसके अलावा स्मार्ट वर्क्स 2 महीने लगभग 45 डेज से 60 डेज उसकी रिफर्बिशिंग में लगा देती है। कैसे? फिट आउट्स करती है, 1350 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा करती है कॉमन एरिया बनाने में, फर्नीचर बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, है ना। ये 2 महीने का टाइम उनको कोई रेंट नजर नहीं आता, कोई रेंट नहीं मिलता यहां पर उनको, है ना। तो अगर आपने रेंट पे एक बिल्डिंग ले ली ना, तो आपको लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं अपना जो खर्चा किया है ना वो निकालने में। लेकिन 3 साल के बाद आपको जितना भी प्रॉफिट होता है ना, वो आपका सारा खर्चा निकालने के बाद है, और पूरी बिल्डिंग को मैच्योर होने में लगभग 12 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपने इस साल कोई नई बिल्डिंग लीज पर ली है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट वर्क्स ने इस साल 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया ऐड किया है। अब ये 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया नॉन मैच्योर बिजनेस है। यहां से बिजनेस तो आने लग गया, किराया तो आने लग गया, लेकिन वो ऑप्टिमम किराया नहीं है, वो किराया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी। तो जैसे ही वो 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट नेक्स्ट ईयर में एंटर होते हैं, यानी उनको 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने होने लग जाते हैं, वहां पर ऑक्यूपेंसी रेट आपका 70%, 80%, 90% तक भी पहुंच जाता है। समझे? तो उस वजह से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि 2027 खासकर स्मार्ट वर्क्स के लिए एक इन्फ्लेक्टिंग ईयर हो सकता है। यहां पर इनके मार्जिन्स कहीं ज्यादा एक्सपेंड होते हुए नजर आते हैं। आज के दिन में कंपनी जस्ट बेयरली पॉजिटिव हुई है, पैट पॉजिटिव हुई है, लेकिन अगले साल 2027 में और 2028 में ये स्पीड बहुत ज्यादा पकड़ने वाले हैं। उसके अलावा जैसे जैसे आपका स्केल बड़ा होता है, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट अटैच होते हैं, काम करते हैं, तो आपके और भी ज्यादा खर्चे कम होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इनके पास एक सेंट्रलाइज्ड टीम है, ठीक है, जो सभी जितने भी 18 या 20 शहरों में इनके ऑफिस हैं उनको संभालती है। उस टीम के ऊपर तो ऑलरेडी खर्चा हो चुका। जैसे जैसे ये 18 शहर से 25 शहरों में जाएंगे, तो वो जो सेंट्रलाइज्ड टीम है उसमें तो खर्चा जो होना था हो चुका, है ना। तो इनका जो फिक्स एक्सपेंडिचर है ना वो ऑलरेडी हो चुका, लेकिन इनका रेवेन्यू नए ऑफिस से और ज्यादा स्पीड से आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट। इसके अलावा अगर आप एक क्लाइंट से ऑलरेडी जुड़ जाते हैं, तो वो क्लाइंट यूजुअली क्या करता है, वो डिफरेंट ज्योग्राफीज के अंदर एक्सपेंड करता है। जो एक्स कंपनी स्मार्ट वर्क्स के थ्रू गुड़गांव में आई है, सपोज कीजिए, वो कल को कहेगी कि हमें एक सेंटर चेन्नई में भी खोलना है, एक सेंटर हमें कोलकाता में भी खोलना है, और अगर वो स्मार्ट वर्क्स के साथ ऑलरेडी अटैच हो गई, तो चांसेस ये है कि वो स्मार्ट वर्क्स के साथ ही काम करती रहेगी। इसीलिए स्मार्ट वर्क अपनी गाइडेंस में बताती है कि जो 2028 के और 2027 की उन्होंने बिल्डिंग्स ले रखी है ना, वो 2027 की तो सारी बिल्डिंग ऑलरेडी किराए पे चढ़ चुकी, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उन्होंने ही ले ली। उसके अलावा 2028 की भी लगभग 25 से 30% के आसपास जो बिल्डिंग्स इन्होंने अभी किराए पे लेनी है ना, वो ऑलरेडी फाइनल यूजर्स ने किराए पे चढ़ा दी, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं उनके। ये एक ना मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है कंपनी के साथ। शुरू में जब आपके पास पहली बार कोई जीसीसी आया था, तो वो एक ब्रोकर को ब्रोकरेज देके आया था,
वहां पर आपने भी ब्रोकरेज दी थी, आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी। लेकिन दूसरी बार जब वो दूसरे शहर में एक्सपेंड कर रहा है, उस समय उसको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, तो यानी आपको भी कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, है ना। तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, बढ़ गया, ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो अगले 2-3 साल में प्ले आउट हो सकते हैं, खासकर स्मार्ट वर्क्स के लिए। ऑफिस भी एक्चुअली में यही बात कर रहा है, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगी, क्योंकि आज के दिन में जो हमारी ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी है ना, वो 75% के आसपास है, क्योंकि हमने 32,000 सीट इसी साल ऐड करी है, 2026 में ऐड करी है। लेकिन अगले साल ये जब मैच्योर हो जाएंगी तो हमारी ऑक्यूपेंसी 85% के आसपास नजर आएंगी। ऑपरेटिंग लेवरेज, हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज का कुछ जो परसेंटेज है वो लैंडलॉर्ड्स भी खा लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग आपको करनी है। एक और ट्रेंड है जिसके ऊपर ऑफिस बहुत कीन है, और शायद यहां पर ग्रोथ उस ट्रेंड की वजह से ज्यादा आने वाली है। वो ट्रेंड है प्रीमियमाइजेशन का। अब ऑफिस नहीं चाहता कि वो छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको जगह दे, क्योंकि वो क्लाइंट्स बहुत स्टिकी क्लाइंट नहीं होते, बहुत ज्यादा रेंट वहां से नहीं आता, बहुत लंबे समय तक नहीं आता। अब ये चाहते हैं कि इनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स आए, तो इन्होंने शुरू किया है एक ऑफिस गोल्ड और ऑफिस इलीट करके एक प्रोग्राम, जिसके हिसाब से ये टारगेट करते हैं बड़े बड़े जीसीसीज को, जहां पर एटलीस्ट 500 सीट्स वाले क्लाइंट हो, है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इनके एंटरप्राइज क्लाइंट्स है ना, उनकी परसेंटेज बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्टिकीनेस बढ़ रही है। स्टिकीनेस बढ़ रही है तो क्लाइंट्स को भी अच्छा लग रहा है, इन्वेस्टर्स को भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, दोनों बिजनेसेस की ना एक बहुत खूबसूरत बात है, इतनी खूबसूरत बात है कि इस बात के पढ़ने के बाद मैं एक्चुअली में इस धंधे में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ हूं। वो बात है कि दोनों ही बिजनेस नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी दोनों ही बिजनेसेस में जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ना, उसी को री इन्वेस्ट करके ग्रोथ दिखा रही है। कैपिटल बाहर से इन्फ्यूज नहीं करनी पड़ रही, ना ही दोनों कंपनीज को डेट रेज करना पड़ रहा है, और ना ही दोनों कंपनीज को फ्यूचर के अंदर इक्विटी को डाइल्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। फाइनली बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो शायद मेक और ब्रेक फैक्टर है, डिमांड। डिमांड कैसी है? क्या एआई सारी नौकरियां तो नहीं खा जाएगा? अगर सभी नौकरी आईटी एस कंपनीज में अगर नौकरियां नहीं रही, जीसीसीज इंडिया के अंदर नहीं आए, तो इन कंपनीज की लीज धरी रह जाएंगी, ऑक्यूपेंसी कैसे बढ़ेगी, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे प्ले आउट होगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और सबसे चिंताजनक फैक्टर आज के दिन में जो इन कंपनीज के लिए है ना, वो है डिमांड। कि डिमांड कैसी है, ग्रोथ कैसे आएगी अगर डिमांड नहीं मिली तो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद डिमांड उतनी बुरी नहीं है आज के दिन में जितनी बुरी मीडिया ने दिखाई है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर हर क्वार्टर के अंदर 35 से 40 के आसपास जीसीसीज आ रहे हैं। अभी भी आज के दिन इंडिया के अंदर 2100 जीसीसीज है, जिनकी स्पीड स्लो डाउन होने का कोई भी साइन नहीं दिखा रही। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबल लीज स्पेस है ना इंडिया के अंदर, वो पूरा स्पेस ही 12-13% से ग्रो कर रहा है। रिमेंबर, पूरी इंडस्ट्री 12-13% से ग्रो कर रही है। इसीलिए इस इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर हैं, जो खतरनाक ग्रोथ वाले प्लेयर्स हैं, वो 25-30% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। 25-30% ग्रोथ हवा में नहीं आती अनटिल एंड अनलेस आपकी पूरी इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में हमको नजर आ रहा है कि भाई डिमांड तो है, इसीलिए ये कंपनी नए नए सेंटर्स खोल रही है, ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। जो सेंटर्स इनने 2028 में खोलने हैं, उन सेंटर्स के अंदर ऑलरेडी 25 से 30% या 35% के आसपास जो है उनकी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं। बिना डिमांड के ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मार्केट ने हालांकि इन स्टॉक्स को पनिश किया है ये सोचते हुए कि एआई का बहुत दुष्प्रभाव इस सेक्टर पर पड़ने वाला है, पर मुझे ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द डे दिस सेक्टर इज गोइंग टू बी अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस एआई ट्रेंड। क्योंकि होगा क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जीसीसीज इंडिया के अंदर आ रहे हैं ना, वो बैक ऑफिस का काम करने नहीं आ रहे। ठीक है, पहले वो इंडिया के अंदर सेटअप होंगे, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है वो एआई इंप्लीमेंटेशन का काम करेंगे। दुनिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके अंदर एआई की इंप्लीमेंटेशन होनी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। तभी तो वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इंप्लीमेंट कैसे होंगी? जब वो कंपनीज अपने जीसीसीज इंडिया के अंदर सेटअप करेंगी और इंडिया के थ्रू वो अपनी पेरेंट कंपनी के अंदर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डिमांड ड्राइवर। वर्ल्ड को अगर एआई चाहिए तो इंप्लीमेंटेशन के लिए इंडियन इंजीनियर चाहिए। मैं इस चीज के ऊपर बेट कर रहा हूं। अगर मेरी ये फिलॉसफी और ये थ्योरी अगर गलत हो जाती है तो मुझे लगता है ये सेक्टर सफर करेगा।
जो फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस वाला सेक्टर है। लेकिन अगर ये थ्योरी सही प्रूव होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस सेक्टर इज एट अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अगले 3, 4, 5 साल बहुत अच्छे हो सकते हैं इस सेक्टर के लिए। अब वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल में ऑफिस की पिटाई हुई है, स्मार्ट वर्क्स की भी पिटाई हुई है। स्मार्ट वर्क शायद 35-40% डाउन है और ऑफिस लगभग 60% डाउन है। ठीक है, तो जो इनकी हाई वैल्यूएशंस आज से 1 साल पहले नजर आ रही थी ना, वो अब हाई वैल्यूएशंस नहीं रही। कंपनी डिसेंट वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आज के दिन में कंपनी बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रही है। अब वैल्यूएशन देखना यहां पर बहुत ट्रिकी हो जाता है। हम यूजुअली जो एसेट हैवी कंपनीज है, हॉस्पिटल्स हो गए या फिर होटल्स हो गए, उनको ईवी टू ईबिटा पे ट्रैक करते हैं। लेकिन यहां पर ईबिटा डिस्टोर्टेड है। डिस्टोर्टेड क्यों है? इंड एएस की वजह से हमारा जो ईबिटा है वो आर्टिफिशियली बहुत हाई नजर आता है ना। तो हम कैश ईबिटा देखेंगे, यानी कंपनी के ईबिटास के अंदर से जो वो कैपिटलाइजेशन कॉस्ट है ना, जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में नजर आएगी, उसको माइनस करके देखेंगे। ठीक है, आज के दिन में अगर कंपनी का मार्केट कैप या एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय कैश ईबिटा देखते हैं तो हमें जो स्मार्ट वर्क्स है वो लगभग 17-18x के मल्टीपल के आसपास नजर आता है, जब इसकी मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ऑफिस की जो वैल्यूएशन है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है। यहां पर हमें अभी रिजल्ट आई नहीं है, शायद 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में नजर आ जाएगी और हम ज्यादा बेटर मल्टीपल निकाल सकेंगे, है ना। लेकिन अभी मैं अंदाजा के तौर पे आपको बता देता हूं कि ऑफिस आज के दिन में ईवी डिवाइडेड बाय कैश ईबिटा पर लगभग 10-9 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, 10 के मल्टीपल पर। लेकिन जो स्मार्ट वर्क्स है उसको मार्केट प्रीमियम दे रही है, क्योंकि वहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है, वहां पर स्टिकी क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं, है ना। मार्जिन ज्यादा है, आरओसी कम है लेकिन मार्जिन ज्यादा है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हुई, है ना। इसीलिए आज के दिन में जो मार्केट है वो ऑफिस से ज्यादा प्रीमियम स्मार्ट वर्क्स को दे रही है। ठीक है, तो अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ऑफिस ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो मुझे स्मार्ट वर्क्स ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब रिस्क की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा रिस्क मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि डिमांड कैसी होने वाली है। अगर ऑक्यूपेंसी लेवल 50%, 60% से बढ़कर 85-90% नहीं हुए तो ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज में इतनी देर से बात कर रहा हूं वो ऑपरेटिंग डी लेवरेज बन जाएगी। ठीक है, लाशें बिछी होंगी इस सेक्टर में, कोई भी पैसा नहीं बनाएगा, सबसे बड़ा रिस्क है। तो हमें जो चीज फोकस करनी है ना वो ऑक्यूपेंसी के ऊपर फोकस करना है कि इन कंपनीज की ऑक्यूपेंसी नहीं घटनी चाहिए। जब भी रिजल्ट है तो हम ऑक्यूपेंसी के ऊपर जरूर फोकस करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा नुकसान मुझे नजर आ रहा है, वो बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा है, वो है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का। आज के दिन में वीवर्क्स इंडिया, EFCI, उसके बाद स्मार्ट वर्क्स, उसके बाद ऑफिस, उसके बाद इंडीक्यूब, ये 5 बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं जो पिछले 2 साल में लिस्ट हुई हैं, और अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारी अलग कंपनीज रहेगी। ये पूरा सेक्टर ना इतने हाई मार्जिन की वजह से, इतनी हाई ऑक्यूपेंसी की वजह से बज कर रहा है, जिसकी वजह से हर रोज नए प्लेयर्स उठ के आ रहे हैं। ये हर रोज नए जब प्लेयर्स आते हैं तो क्या होता है, लैंडलॉर्ड जिससे आप बिल्डिंग ले रहे हो वहां पर कंपटीशन बढ़ता है, आपको महंगे में जमीन मिलती है। उसके बाद क्लाइंट्स जो आपको किराए पे रखने हैं वहां पर कंपटीशन बढ़ता है, वहां पर आप अपने मार्जिन्स कट करते हैं ताकि क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ये कंपटीशन इंटेंसिटी जो है ना, ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री ना, पूरी इंडस्ट्री ट्रैक करना बहुत इजी है। बहुत गोलमाल हमें इस इंडस्ट्री के रिजल्ट्स में नजर नहीं आएगा। हमें रिजल्ट्स देख के क्लियरली पता चल जाएगा कि डिमांड कैसी है, ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रही है नहीं मिल रही है। तो इन कंपनीज को ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। और फ्यूचर में हम इन कंपनीज को बहुत बारीकली ट्रैक करने वाले हैं। मैंने बहुत दिन के बाद ये वीडियो बनाई है, ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे से रेगुलरली वीडियो बनाऊं, है ना। इसके अलावा मैं अपने चैनल में एक चेंज भी करने वाला हूं, जिसके हिसाब से जितनी भी कंपनीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, 50 कंपनी, 40 कंपनी, 30 कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज को हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ भी ट्रैक करेंगे। ठीक है, मैं एक कॉमन शीट बनाऊंगा, एक्सेल शीट बनाऊंगा, जिसके अंदर इन कंपनीज को हम कॉमन पैरामीटर्स के ऊपर रेट करेंगे और ये देखेंगे कि ये 25, 30, 40, 50 कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं, ये कंपनीज आज के दिन में कैसी नजर आ रही हैं, और हमको इनको कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना चाहिए या नहीं करते रहना चाहिए। अगर कोई कंपनी हमारे ट्रैकर से गिर जाती है तो क्यों गिर रही है, यानी इस कंपनी को हम ट्रैक करना क्यों बंद कर रहे हैं, इस कंपनी को हम ट्रैक करना क्यों शुरू कर रहे हैं, इस कंपनी के अंदर हमको क्या अच्छा लग रहा है, इस सेक्टर के अंदर हमको क्या अच्छा लग रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको पूरे पोर्टफोलियो लेवल पर थोड़ा बहुत अंदाजा होने लग जाएगा कि कंपनीज को कैसे ट्रैक किया जाता है। और सही बताऊं ना, ऑफ लेट मैंने रियलाइज किया है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करना इजी है,
लेकिन मुश्किल काम होता है पूरा पोर्टफोलियो बनाना। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि मैं पोर्टफोलियो कैसे बना रहा हूं, लेकिन ये जो 40-50 कंपनीज का हम यूनिवर्स डिस्कस करेंगे ना, इनको ट्रैक करेंगे रेगुलरली, तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हम किसी कंपनी से हम अपना पीछा कब छुड़ाते हैं और किस कंपनी में हम कब एंटर होते हैं, इसका आइडिया मिल जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इन कंपनीज के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता किसी भी रूल के हिसाब से, लेकिन हाँ मैं आपको समझा जरूर सकता हूं कि नई कंपनीज को कैसे पढ़ना है, पुरानी कंपनी जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं उनमें क्या समस्या आ गई जिसकी वजह से हमें उनको साइड में कर देना है ना। तो शायद अगले कुछ महीनों की जर्नी हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाली है और ये पूरा चैनल रिवाइव होने वाला है, डिफरेंट तरीके से रिवाइव होने वाला है। होपफुली आपको ज्यादा वैल्यू एडिशन मिलेगी, आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। इस पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।